हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो हम थर्ड क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। इसमें मींस जो थर्ड पार्ट है एक्चुअली उसमें आपके 9 क्वेश्चन हैं। तो इसमें हम 9 क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद हम 4th, 5th, 6th, 7th तक कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ वेपर प्रेशर लोअरिंग इज रिलेटेड टू अ राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए। यहाँ पे 2 चीजें आपके क्वेश्चन में पूछ रही हैं, वो आगे भी हेल्प करेंगे आपको। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है, मीन्स की डेल्टा पी चेंज इन वेपर प्रेशर कैसे रिलेट करता है राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे हम सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के राइज की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है पी। तो यहां पे अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं तो बहुत टफ लगेगा, अदरवाइज ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं, कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर है कि अगर आप किसी कंटेनर में, इफ इट इज ओनली वाटर, ठीक है, और आपने ये लिड यहाँ पे क्लोज कर दिया इसको, और आप इसको कुछ टेम्परेचर दे रहे हो, तो ये वेपर्स बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। वेपर्स कौन बनाते हैं? सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एनर्जी लेके और वो स्केप कर जाएंगे सरफेस को, और ये वेपर बनेगा। ये वेपर क्योंकि लिड लगी है यहाँ पे, तो ये वेपर्स क्या करेंगी? ये सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है? ओनली वाटर है ये, तो वाटर के इस वेपर प्रेशर को हम पी नॉट से डिनोट करते हैं। ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस वाटर में, यहां में इसमें हमने कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी डिसॉल्व कर दिया। मींस सपोज हमने इसमें, यहां पे लिड लगी है और ये हमने इसमें डिसॉल्व किया यूरिया, सुक्रोज, कुछ भी, ये हमने डिसॉल्व कर दिया। तो अब इस केस में जो सरफेस के में पार्टिकल्स होंगे, सरफेस में पार्टिकल्स कैसे होंगे? सपोज ये वाटर का पार्टिकल है, ये वाटर का पार्टिकल है, और यहाँ पे भी एक वाटर का पार्टिकल होना था, ये वाटर का पार्टिकल है। तो जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सरफेस में वाटर के पार्टिकल्स को रिप्लेस करके यहाँ पे 2 किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। तो अब जब ये सरफेस के पार्टिकल्स वेपर बना रहे हैं, तो अभी देखो, अगर सपोज यहाँ पे लेयर पे 10 पार्टिकल्स थे, तो 10 पार्टिकल्स के 10 ने कंट्रीब्यूट किया वेपर प्रेशर क्रिएट करने में। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2, 3 ऐसे ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए हैं। तो अभी जो कंट्रीब्यूशन करेगा वेपर बनाने के लिए, वो कम पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट करेंगे वेपर बनाने के लिए, इसलिए जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं इसको, ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और उसको मीट करने के लिए आपको यहाँ पे हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। कलेक्टिवली जब हम कहते हैं, एक तो सरफेस के पार्टिकल्स की बात हो जाती है, ये सरफेस के पार्टिकल्स हैं। एक आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका आपस का जो बॉन्ड है आपका, वो आपका स्ट्रांग है या कंपैरेटिवली लोअर है। सॉल्यूट इंटरेक्शन से सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा है या कम है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोअरिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि, तो यहाँ पे सारी कंडीशंस ऐसी होंगी जो वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर रही हैं। तो इसलिए वेपर प्रेशर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड होता है। हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा रेज करेगा। मतलब अभी इस केस में जब ये सॉल्यूशन है तो वाटर 100 डिग्री पे आपका बॉयल नहीं होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ जब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कितने आपके वेरिएबल्स फंक्शन करते हैं जो आपको अभी ध्यान रखना है। एक तो ये पी नॉट है जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। एक पी आता है, ओनली पी या P1 कर दीजिए, P1 जब ये सॉल्यूशन में है, ठीक है। फर्स्ट ये वाला कंपोनेंट, मतलब 1 वाला कंपोनेंट जब इसने सॉल्यूशन बना दिया, जैसे वाटर और यूरिया है, तो ये उस केस में, इस केस में ये वाटर का आपका वेपर प्रेशर है जब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में, ये वाटर का वेपर प्रेशर है जब ये प्योर फॉर्म में था। इन दोनों का जब हमको डिफरेंस निकालना होता है, अब इसमें एक और टर्म आता है मोल फ्रैक्शन। कितने आपके पार्ट्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने मोल में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट हैं, कितने मोल ऑफ सॉल्वेंट हैं। तो सॉल्यूट क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो एक और टर्म आता है X2, हम फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इसमें कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ये X2 टर्म भी आता है। कलेक्टिवली ये सब मिलकर रॉल्ड्स लॉ इनको डिफाइन करता है,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी यही है हमारा, तो इसका आंसर आई होप अब आपको ये क्लियर होगा आंसर। तो आंसर में है एट एनी टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो जब प्योर फॉर्म में होगा कोई सॉल्वेंट तो उसका वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज, वो ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन के। हेंस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नीड्स हायर टेम्परेचर टू रीच 1 atm। अब बॉइलिंग पॉइंट होता क्या, बॉइलिंग पॉइंट होता है जब वेपर प्रेशर मीट करता है 1 atm आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो 1 atm प्रेशर तक मीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। इसलिए एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर इज, क्योंकि A1 atm होता है बी किसी भी बॉइलिंग पॉइंट पे, तो अगर आपने इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। मींस 1 atm करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा उसको हीट देनी पड़ेगी। तो ये इसका आंसर होगा, ऐसे लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस या हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस ये रिलेटिव टर्म्स हैं। मींस आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो, किस सॉल्यूशन का, उस पर डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं आइसोटोनिक से। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें आपका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है दोनों सॉल्यूशंस का। तो 2 और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो आपके 2 सॉल्यूशन या आप 2 से ज्यादा का भी कंपैरिजन कर रहे हो तो आपके सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। जैसे इसमें आप एग्जांपल है इसमें कि 0.1 मोल ऑफ यूरिया इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो आपका जो अमाउंट है इसमें भी 1 लीटर में 0.1 मोल है, इसमें भी 1 लीटर में 0.1 मोल ऑफ सुक्रोज है, क्योंकि मोलैरिटी के टर्म में है ना, ये कैपिटल एम है ये, तो मोलैरिटी होता है मोल इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों के मोल सेम है, यहाँ पे 0.1 है मोल, इसका भी 0.1 मोल है। तो ये कैसा सॉल्यूशन है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक है। यहाँ पे सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, नो फ्लो। अगर आप ये दोनों सॉल्यूशंस एक कंटेनर में रखते हैं, दूसरे में दूसरा सॉल्यूशन रखते हैं और उनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप पुट करते हैं, तो आप देखेंगे कि नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन सच सॉल्यूशन इफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड बिटवीन देम। तो दीज आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इजी और सिंपल है, तो एक बार इसको देखेंगे। फिर दूसरा सॉल्यूशन पूछा था इसी क्वेश्चन में आपको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक होता है कि 2 अगर सॉल्यूशंस हैं तो कौन सा सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला होगा उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक है, कि ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला। जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं, यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे ½ मोल है। तो यहाँ पे 0.1 मोल आई थिंक है, 0.1 नहीं 1 मोल लिया है हमने, तो 1 मोल लिया है, ये 1 मोल है और ½ मोल है, 2 सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे 1 मोल मींस ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है आपके सेम वॉल्यूम में, यहाँ पे सेम वॉल्यूम पे ½ मोल है। तो इसमें आप यूरिया को कहेंगे हाइपरटोनिक। यूरिया इज हाइपरटोनिक टू सुक्रोज, ½ मोल ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन। और इसमें आप हाइपोटोनिक भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सुक्रोज सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक टू यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने बुलेट लगाई, यहाँ पे मैंने ऐसे सर्किल किया हुआ है, ये डेसिमल नहीं है, ये 1 है, 1 मोलैरिटी, ठीक है। तो हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसको कहते हैं, द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक। यहाँ पे यूरिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट है, अ सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अकर इन बोथ डायरेक्शन, कमेंट गिविंग रीजन। तो पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक सॉल्वेंट है और एक उसी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसको सेपरेट किया है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या दोनों डायरेक्शन में होगा, इस पे हमको बताना है कि ऐसा होगा तो क्यों होगा। तो अगेन इसको देखते हैं, ये भी हमारा इसे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन में मैंने, ऑस्मोटिक प्रेशर। आप जाके इसका प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं क्वेश्चन का, तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एनीवेज, तो पहले समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है क्या। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। सपोज ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं और यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें सॉल्यूट है और ये पार्टिकल। तो जो फ्लो ऑफ आपका सॉल्वेंट होगा वो हमेशा क्या होता है, मोर कॉन्सेंट्रेशन टू लेस कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओनली सॉल्वेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। तो सॉल्वेंट का केस देखेंगे तो वो लेस है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लो होगा वो यहाँ से इस डायरेक्शन में होगा इनिशियली,
ठीक है। फिर जब ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर जब आपका प्रेशर पुश करता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे सपोज ये वाटर इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक टाइम आएगा कि बहुत सारे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वो कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होता है तो हाइड्रोलिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये दोबारा से इसमें ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो एक आपका कंडीशन आती है जब पार्टिकल्स का मोशन इधर और इस डायरेक्शन में इक्वल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम अटेंड करना। तो अगर आप एरो देखें तो यहाँ पे सेम लेंथ ऑफ एरोज होंगे, जितने आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाटर के इधर मूव कर रहे हैं उतने ही इधर मूव करेंगे। तो दैट वे वी कैन से दैट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट विल बी इन बोथ डायरेक्शन, स्पेशली व्हेन इक्विलिब्रियम रीच। इनिशियली नहीं होगा, जब आपके ये पार्टिकल्स इधर चले जाएंगे ज्यादा, यहाँ पे है सॉल्वेंट और इधर है सॉल्यूशन, ठीक है। लिखना कैसे, चलिए चेक करते हैं। Solvent molecule pass through the membrane as it has high concentration of solvent particles in comparison to solution. ये आपको क्लियर हो गया होगा। डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड के टर्म में अगर याद रखना है तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इधर कैसा है, ये डाइल्यूटेड है और ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फ्लो किधर होगा, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बोथ डायरेक्शन में होगा, स्पेशली जब ये इक्विलिब्रियम रीच करेगा। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, मतलब मोशन में रहेंगे पार्टिकल्स, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ मोशन में रहेंगे। रोल ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन। तो रोल ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो आपके इनिशियल की बात कर रहा है, इनिशियली इधर से फ्लो ज्यादा रहेगा, इधर से फ्लो कम रहेगा इक्विलिब्रियम में, लेकिन इक्वल फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड यूरिया सॉल्यूशन ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन एट द सेम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली, आपको दिया हुआ है 0.605 atm, 0.245 atm। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझते हैं फिर से, आपका ये आंसर है इसका, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इतना वैल्यू है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया का इतना वैल्यू है, आपको वांट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, आपको मालूम होगा कि वांट ऑफ फैक्टर आपके, जब हम नॉर्मल आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट जब डिसॉल्व होते हैं सॉल्यूशन में, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती ये वाले, क्योंकि अगर यूरिया का एक पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो अपनी जितनी भी आपके बल्क प्रॉपर्टीज या आपकी जो मैक्रो प्रॉपर्टीज वाले फंक्शन होगा वो एक पार्टिकल के अकॉर्डिंग ही देगा। लेकिन जब आप कैल्शियम क्लोराइड लेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो एक, आपने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिया, एक कंपाउंड लिया, और आपको मिलेंगे कितने, मीन्स वो एक्शन कैसे करेगा, प्रेजेंस ऑफ 3 पार्टिकल्स को शो करेगा, प्रेजेंस ऑफ 3 पार्टिकल्स को शो करेगा। तो आपको मिलेगा एक तो कैल्शियम +2 और एक मिलेगा आपको Ca, तो 3 पार्टिकल्स हो गए। तो अभी ये क्या होता है, पूरा सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि हम कैलकुलेशन 3 पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग करें कि 1 पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग करें। तो हम क्या करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर से कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू दी है हमको, ये आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट की भी दी है, इलेक्ट्रोलाइट की भी दी है, दोनों की वैल्यू है। वांट ऑफ फैक्टर के लिए हम देखेंगे पाई इज इक्वल टू MRT, ये मालूम है फॉर यूरिया पाई इज इक्वल टू IMRT, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो हम यहाँ पे I लेंगे। पाई की वैल्यू फॉर यूरिया इज दिस, पाई की वैल्यू फॉर कैल्शियम क्लोराइड इज दिस। तो हम दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इनको कंपेयर करेंगे। तो दोनों वैल्यूज से MRT कैंसिल हो जाएगा, तो IMRT कितना है कैल्शियम क्लोराइड का 0.605, और यहाँ पे MRT यूरिया का इतना है, ये आपको डिवाइड करके इतना आ गया। तो फैक्टर है इसका, जो वांट ऑफ फैक्टर आया वो आया 2.47। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवर्स ऑस्मोसिस समझेंगे हम इसमें। तो पहले मैं इसमें आपको समझाती हूँ। देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है फ्रेश वाटर, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें सॉल्ट भी एडेड है। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स होगा वो फ्रेश वाटर, क्योंकि यहाँ पे H2O का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे H2O का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर में जाएगा, इस तरफ जाता है ये, ठीक है। इस तरफ जाएगा, तो अगर यहाँ से इसका यहाँ पे आउटलेट या इनलेट है इधर, तो इस तरफ वाटर ज्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन होने लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेज होने लगेगा, ये सी वाटर डाइल्यूट हो गए, इधर 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 यहाँ पे रेज होने लगेगा होने लगेगा। और जब आपका हाइड्रोलिक प्रेशर ρGH आपके
इक्वल हो जाता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो यहाँ पे क्या करता है, फिर थोड़ा थोड़ा वाटर पार्टिकल्स इधर भी जाने लगते हैं, इधर जाने लगते हैं। इसको हम सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर या कहते हैं, या ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर आप यहाँ पे देते हो तो रिवर्स हो जाता है ऑस्मोसिस। मतलब ये जो सॉल्ट पार्टिकल्स, ये यहाँ पे जो सॉल्ट वाला वाटर है, सॉल्ट वाले वाटर से वाटर इस डायरेक्शन में जाने लगता है। मतलब कैसे जाना चाहिए, फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, मतलब डाइल्यूट वाले साइड से कॉन्सेंट्रेटेड वाले साइड में जाना चाहिए वाटर का। लेकिन अभी क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पे पिस्टन से हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, कितना प्रेशर दे रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, तो यहां से वाटर पार्टिकल्स इसको क्रॉस करके इस तरफ जाने लगेंगे और हमको फ्रेश वाटर मिलता है। इसको हम आरओ वाटर भी कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो चलिए लिखेंगे कैसे, वो देखते हैं। इफ अ प्रेशर larger than osmotic pressure is applied to the solution side, ये solution का side है, इस side solvent molecules from solution, मतलब इस वाले part से जो solvent molecule है, water के जो particles हैं, वो क्या करेंगे, passes into pure solvent side, pure solvent side में pass होने लगते हैं through semi permeable membrane, separation of fresh water from salty water। तो ये जो setup है हमारा, this is for reverse osmosis। सिक्स क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट इज डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। तो हमको मोलर मास फाइंड आउट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर के जो फॉर्मूला है या जो मेजरमेंट है उसके थ्रू। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है MRT, पाई इज इक्वल टू MRT। MRT, यहां पे M है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय आपके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका N2/V हो गया RT। यहाँ पे N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो W2 डिवाइडेड बाय M2 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो हमको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ पे M2, क्योंकि सॉल्यूट के मोलर मास के रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो M2 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो M2 इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये एक्सप्रेशन रिलेट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट को। तो इससे हम मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमको ये वेरिएबल्स पता है कि आपने कितना ग्राम लिया है, वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। वाई वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज लोअर्ड बाय डिसॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू इट। तो पूरे चैप्टर में ये बार बार क्वेश्चन आता है कि आप नॉन वोलेटाइल अगर सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो तो वेपर प्रेशर क्यों लोअर होगा। तो ये अभी हमने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसको डायरेक्ट पढ़ते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन हाउ इजिली इट्स मॉलिक्यूल एस्केप द सरफेस। ठीक है, तो ये पढ़ा था। ये कंटेनर है, ये इसमें पार्टिकल्स हैं, ये सारे ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे हमने सपोज इतना इसको फ्री स्पेस रखेंगे, यहाँ पे लिड लगा दिया है, और यहाँ पे अब वेपर्स होंगी। हमने हीट अप किया इसको, और ये इसकी वेपर्स हैं। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर होता है कि जो आपके इस सरफेस के पार्टिकल्स कितनी एनर्जी लेके कितना एस्केप कर रहे हैं। When non-volatile solute is added, अब हमने इसमें non-volatile solute ऐड किया, some of the surface solvent molecules are replaced by solute, तो सरफेस के कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये वाटर पार्टिकल्स नहीं होंगे, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे यहाँ पे। अब सॉल्यूट का तो वेपर बनेगा नहीं, तो इसका मतलब कम वेपर प्रेशर जनरेट होगा। Solute molecules do not contribute to vapor pressure. Thus, number of solvent molecule available for vaporization per unit surface area is less. इसलिए यहाँ पे less amount of solvent particles available होंगे वेपर बनाने के लिए। As a result, vapor pressure of solvent lowered. इसलिए अगर हम कोई non volatile solute ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है। 8th क्वेश्चन, यूजिंग रॉल्स लॉ how will you show that delta P is equal to P01 X2, where X2 is the mole fraction of solute in the solution and P01 vapor pressure of pure solvent। तो इस क्वेश्चन में हमको रॉल्स लॉ यूज करके हमको शो करना है रिलेशन, जो रिलेशन हमारा बता रहा है वेपर प्रेशर लोअरिंग के लिए। तो अगेन ये हमने काफी कुछ पार्ट तो डिस्कस किया है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। तो पहले आप रॉल्स लॉ स्टेट करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट over the solution is equal to the vapor pressure of pure solvent multiplied with its mole fraction।
ठीक है, ये रॉड्स लॉ था। ये आपको याद होगा कि अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो वाटर का, आपने यूरिया वाटर का सॉल्यूशन बनाया, तो उस सॉल्यूशन में अगर आप वाटर का वेपर प्रेशर चेक कर रहे हो तो वो P1 होगा, क्योंकि P2 आपका हम यूरिया तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो P1 वाटर का प्रेशर वेपर प्रेशर चेक करेंगे हम। तो उस केस में वाटर किसमें है, यूरिया के साथ है, तो ये यूरिया के साथ वाले वाटर का वेपर प्रेशर है, इज इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट वाटर का वेपर प्रेशर, जब वाटर अलोन हम उसको वेपर क्रिएट करवाते हैं उससे, वो वाला है। और ये कितना मोल फ्रैक्शन है वाटर का, ठीक है। हमको क्योंकि अभी सॉल्यूट्स के मोल फ्रैक्शन के टर्म में लेना है, तो ये रिलेशन हमको मालूम है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू यूनिटी 1 होता है, तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। तो ये वैल्यू पुट की, ये इसको मल्टीप्लाई किया, ये मिलेगा और ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। मीन्स डेल्टा P01 माइनस P1, जब वाटर प्योर था तब उसका वेपर प्रेशर, माइनस जब वाटर सॉल्यूट के साथ एडेड है तब उसका वेपर प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये इसका एक्सप्रेशन है। अगेन ये भी एक बहुत छोटा सा सेक्शन है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। While considering boiling point elevation and freezing point depression, a solution concentration is expressed in molality and not in molarity. Why? तो मोलैरिटी, जब हम मोलैरिटी में एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हैं, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं हमारी, आप सब जगह स्मॉल m देखते हो, मोलैरिटी देखते हैं, तो उसका एक बहुत सिंपल रीजन है कि पहले हम ये लिखेंगे क्वेश्चन में कि होता क्या है। जो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में हम देख रहे हैं कि क्या टर्म आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोलैरिटी में वॉल्यूम भी आता है एंड वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आप इंक्रीज एंड डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। तो क्योंकि आपके जो ये प्रोसेसेस हैं हमारी सारी, आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इनमें हम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में हम मोलैरिटी नहीं ले सकते, क्योंकि टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो इसका वॉल्यूम भी डिक्रीज और इंक्रीज होगा और हमको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम मोलैलिटी को लेते हैं, क्योंकि मोलैलिटी आपके मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड है, तो मास का टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लिखेंगे कैसे इसको, मोलैरिटी चेंजेस विद कॉन्सेंट्रेशन वेयर एज मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्यों, ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा TB एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा TF, सिस्टम चेंजेस इट्स टेम्परेचर। इसलिए पूरे जो आपका सिस्टम में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हम मोलैरिटी नहीं ले सकते, क्योंकि मोलैरिटी का ये रिलेशन होता है। तो बस आपने ऐसे इस क्वेश्चन को लिखना है। तो थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स थे वो कंप्लीट होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे। ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड वांट ऑफ फैक्टर। तो यहां पे आप देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा और वांट ऑफ फैक्टर आई, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है वो सेटअप करना है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है इन्होंने कि ये कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, AXBY डिसोशिएट हो रहा है, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे डिसोशिएट हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो डिसोशिएट होगा तो ये क्या करेगा, ये X नंबर ऑफ A बनाएगा और Y नंबर ऑफ B डिसोशिएट होगा। जो इसका इनिशियली, तो ये इस फेज में रहेगा, ठीक है, ये इनिशियल फेज है इसका। अब ये यहाँ पे डिसोशिएट हुआ, तो जब ये डिसोशिएट हुआ तो इसने कितना पार्टिकल A बनाया, इसने बनाए X नंबर ऑफ आपका पार्टिकल्स, और इसने बनाए Y नंबर ऑफ एनायंस और X नंबर ऑफ कैटायंस, ठीक है। डिसोशिएशन कितना हुआ, ये अल्फा डिसोशिएशन हुआ इसका, X अल्फा Y अल्फा। तो जब X और Y बने तो इतने यहाँ किस में से माइनस करना पड़ेगा, हमको 1 से माइनस करना पड़ेगा ना, 1 माइनस अल्फा, इतना डिसोसिएशन हुआ। तो जो इक्विलिब्रियम में हमको मिले हैं वो ये इतने पार्टिकल्स मिले हैं, ठीक है, कि इधर जो रिएक्टेंट थे वो तो बस इतने बचे, मतलब कम बचे, 1 में से माइनस किया हमने कुछ, जो इतना यहाँ बना उतने पार्टिकल्स, तो इतना बचा और यहाँ पे इतना फॉर्मेशन हुआ ये पार्टिकल्स का। तो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हुए, सब ऐड कर देंगे आप, हम सब ऐड कर दो, 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिए सारे, ठीक है, ये ऐड कर दिए, इन दोनों को ऐड कर दिया तो अल्फा, इसको अल्फा कॉमन लिया तो X प्लस वाई हमको मालूम है क्या है, हमारा X प्लस वाई N है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हो गए अल्फा N।
अल्फा एन हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको अल्फा को कॉमन लिया और ये वाला ये एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस अल्फा एन माइनस अल्फा। ठीक है, तो इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया हमने, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस अल्फा, और अल्फा यहाँ पे अल्फा हम कॉमन लिया तो ये हो जाएगा n माइनस 1, n माइनस 1। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हुआ। फिर इसके बाद तो आई का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ फार्मूला यूनिट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ फार्मूला यूनिट, कितना मोल ऑफ फार्मूला यूनिट डिसॉल्व किया था हमने, 1 किया था, और एक्चुअल मोल्स पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन में मिले आफ्टर डिसोसिएशन वो ये पार्टिकल्स मिले। तो आई जो हो गया आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब आई 1 को हम इधर लाएंगे तो आई माइनस 1 इज इक्वल टू दिस, और अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। तो ये रिलेशन है हमारा डिसोसिएशन का और वांट ऑफ फैक्टर का। तो ये हमको क्वेश्चन में यही पूछ रहे थे, तो आप ये एक्सप्रेशन लिखेंगे। 5th क्वेश्चन है व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। तो अभी तक हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे थे कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप होता है कि सिंपल है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अभी तक हम यही पढ़ रहे थे, लेकिन अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं होता एक्चुअली। इवन एक स्टेटमेंट ये भी आता है कि देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड कितना हीट रिलीज करता है या वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। मतलब हीट के टर्म में बहुत कंफ्यूजिंग रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं, फिर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इवन 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट तो जो बताता है कि कंप्लीटली आपका जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। एक पार्ट ये बताता है जो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक डिसॉल्व होने का प्रोसेस है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, उस पे भी टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज डिपेंड करता है। तो चलिए हम अपना 12th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी अगर कोई हमसे पूछे तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो अब ये वाला स्टेटमेंट आप ऐसे लास्ट में लिख सकते हैं, इसके साथ, इसको आप इसके साथ लिखिए, 3rd इसके साथ, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया। हम यहाँ से स्टार्ट करें तो आप ज्यादा बेटर समझेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बाय फॉलोइंग वेज। तो एक किस तरीके से डिपेंड करती है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अगर एंडोथर्मिक है तो अगर आपको किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए एंडोथर्मिक, मतलब आपको अगर टेम्परेचर देना है तो टेम्परेचर का रिलेशन कैसे होगा सॉल्युबिलिटी से, तब ये वाला रिलेशन होगा कि विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। मींस एंडोथर्मिक है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तो टेम्परेचर देना पड़ेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर सॉल्यूशन में आपका इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर एक्सोथर्मिक है, अगर सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं और वो डिसोल्यूशन के बाद हीट को रिलीज करता है, तब नहीं होगा, तब उल्टा हो जाएगा। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इस केस में डिक्रीज होगी। ला शतेलियर प्रिंसिपल आपको याद होगा। तो विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, दोनों के एग्जांपल है यहाँ पे। एंडोथर्मिक अगर प्रोसेस है तो जैसे KCl को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो अगर आप हीट इंक्रीज करेंगे तो ये और अच्छे से डिसॉल्व होगा। कैल्शियम क्लोराइड और लिथियम आपका हाइड्रेटेड लिथियम सल्फेट अगर आप डिसॉल्व करते हैं तो ये खुद हीट को रिलीज करते हैं। इस केस में आप टेम्परेचर देंगे तो हीट आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये 2 केसेस हैं। और जो 3rd केस है, एक हमारा जो सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों से ही ये रिलेट नहीं करता है। जैसे एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे लास्ट में कि कैल्शियम क्लोराइड डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा, इसका एक्सोथर्मिक है, और अमोनियम नाइट्रेट डिसोल्यूशन आपका ये एंडोथर्मिक है। लेकिन इस केस में दोनों की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, कुछ की होती है कुछ की नहीं होती है। जैसे लिथियम सल्फेट की नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड की होती है टेम्परेचर से, जबकि नहीं होनी चाहिए उसकी। ठीक है ना, तो ये दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। तो बेटर है आप क्या करो, आप ये वाले आप लर्न करना, डायरेक्ट एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और ये इनके 2 एग्जांपल्स लर्न कर लेना। 6th क्वेश्चन है ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स मोलर मास। तो यहाँ पे हमको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, पहले वेरिएबल्स एक्सप्लेन कर लेंगे आप सारे, उसके बाद रिलेशन एक्सप्लेन करेंगे। तो डेल्टा TF होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, डेल्टा का साइन है इस पे, मींस फ्रीजिंग पॉइंट कितना चेंज हुआ, कितना डिप्रेशन आया इसमें जब आपने कोई इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया।
तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, KF आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, M मोलैलिटी है और ये इनका रिलेशन है। डेल्टा TF मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो KF आ जाता है विच इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके बाद आपने मोलैलिटी यहाँ पे, हाँ ये मोलैलिटी के बारे में बता रहे हैं, व्हेन जो आपका मास ऑफ सॉल्यूट है W2 ग्राम है और इसको हम W1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तब कितनी मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला मालूम है हमको, मोल्स इन आपका 1 kg मास ऑफ 1 kg नहीं मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ग्राम में नहीं किलोग्राम में। तो ये इसका रिलेशन है। आप n को ओपन कर दो, n क्या है आपको सॉल्यूट का, मोल किसके हैं, इस सॉल्यूट के मोल्स की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूट के मोल्स को जब आप स्प्लिट करोगे तो सॉल्यूट का मोल्स मीन्स N2 इज इक्वल टू होता है W2 डिवाइडेड बाई M2। तो N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्चुअल में N2 है, W2 M2 और मोलैलिटी का W1 यहाँ पे रहेगा। तो इसका मोलैलिटी की वैल्यू वी कैन पुट इन दिस इक्वेशन और ये एक्सप्रेशन मिलेगा। आप इसकी शफलिंग कर लो, M2 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, ये यहाँ जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो ये वाला इस रिलेशन की बात कर रहा है। तो ये रिलेशन हमको मिलेगा क्योंकि हम ग्राम में वैल्यूज लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1000 आप लिख देंगे kg के लिए, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद डायग्राम द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हमको वेपर प्रेशर लोअरिंग एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए इसको समझते हैं। 7th क्वेश्चन है ये। तो इस एक्सिस पे हम टेम्परेचर ले रहे हैं और यहाँ वाई एक्सिस पे हम वेपर ले रहे हैं। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इन डायग्राम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट इज प्लॉटेड एज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के फंक्शन के फॉर्म में इन दोनों को, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को प्लॉट करना है हमको। At any temperature, vapor pressure of solvent is greater than solution, so AB curve lies above CD curve। ये हम ग्राफ को एक्सप्लेन करें। चलो पहले मैं ग्राफ समझाती हूँ आपको। तो अब हम यहाँ पे ये T0 जो है, दिस इज फॉर प्योर कॉम्पोनेंट। अगर हम वाटर की बात करें तो ये वाटर है। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें कि कितने टेम्परेचर पे ये बॉयल हो रहा होगा, तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो सपोज ये वाटर की बात करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो गया 180 m के, 760 mm एट मर्करी लिया है यहाँ पे इसके, और ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया। मतलब जो B पॉइंट है आपका, ये वाला कैसे स्लोप मिलेगा, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। अभी आपका बॉयल होना स्टार्ट नहीं हुआ, वेपर बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे इतना टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। आप ये वाले कर्व को देखेंगे, कर रहे हैं हम, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे स्टार्ट हो गया वेपर फॉर्मेशन, इस पॉइंट पे स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये इक्विवेलेंट हो गया वेपर प्रेशर 160 mm एट मर्करी के। तो जो B वाला प्लॉट होगा वो हमको ऐसे मिलेगा, इंक्रीज हो रहा है और इस पॉइंट पे जाके ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो चेक करेंगे हम, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये वाले सॉल्वेंट पे हमने थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, जो कि वेपर फॉर्मेशन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। अब चेक करेंगे हम, अब हम इसको सेम टेम्परेचर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे इसने फिर भी इतना वेपर बनाया, लेकिन यहाँ पे इसने बिल्कुल भी नहीं बनाया, इतना वेपर बना रहा है। अब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ पे 100 डिग्री पे आने पे ये सॉल्वेंट तो कंप्लीट हो गया था, आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट रीच किया इसने, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, अभी भी देखो यहाँ पे है, अभी भी इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया, ठीक है। तो अभी ये आपका वेपर प्रेशर इस इक्विवेलेंट नहीं हुआ ATM के। और फिर से क्या करेंगे हमको 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब अब हमको इस लाइन पे और आगे आना पड़ रहा है। तो सपोज ये है 101 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सपोज 105 है, तो 105 पे जाके ये मीट हुआ वेपर प्रेशर 1 ATM, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इस सॉल्यूशन का ग्रेटर है आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। तो वही आपको एक्सप्लेन करना है। एट एनी टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपका ज्यादा होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, लेकिन वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, अगर आप किसी भी पॉइंट पे चेक करते हैं तो। इसलिए जो AB कर्व है सॉल्वेंट का, वो लाई करेगा अबव द सॉल्यूशन कर्व। यहां पे ये कर्व हमको बता रहा है चेंज इन वेपर प्रेशर, ठीक है। दिस इज वेपर प्रेशर लोअरिंग इज इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट का कितना होता है और इसमें हमने कितना सॉल्यूट का मोल ऐड किया, मोल फ्रैक्शन एडेड है इसमें, उन दोनों का प्रोडक्ट। तो डायग्राम शोज दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज higher than boiling point of solvent as intersection of CD on the vapor pressure axis is at 760 mm and similarly for AB2। तो
इस सेक्शन में आपको ये आप डिस्क्राइब करेंगे कि जो इंटरसेक्ट कर रहा है वेपर प्रेशर आपके लाइन को, वो लाइन को CD एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कर रहा है और सॉल्वेंट एक आप अपने बॉइलिंग पॉइंट पे कर रहा है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई है और किसका कम है। एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। तो एक्सप्लेन कर रहा है आपको कि बॉइलिंग पॉइंट ये होता है 1 atm के इक्वल हो जाता है जब वेपर प्रेशर, और हम यहाँ पे डायग्राम से चेक कर सकते हैं कि किसका वेपर प्रेशर किस पॉइंट पे 1 atm की इक्विवेलेंट हो रहा है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का क्या हो रहा है, कम बॉइलिंग पॉइंट पे हो जा रहा है, सॉल्यूशन का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे हो जा रहा है, मतलब कि सॉल्वेंट जल्दी ज्यादा वेपर्स बना रहा है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे ये इतने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो न्यूमेरिकल्स, आपके 8th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनको लेके मैं जल्दी आती हूँ। थैंक यू।